नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा प्रसाद। कोरोना के खौफ के साए के बीच यूपी में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है और ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें न रैली होगी, न रोड शो होगा, न पदयात्रा होगी, न चुनावी चौपाल लगेगी। चुनाव प्रचार पूरी तरह से वर्चुअल होगा। ऐसे में बीजेपी की तैयारियां क्या हैं? चुनाव में इस बार मुद्दा क्या होगा? विरोधियों के मंसूबे पर बीजेपी पानी कैसे फेरेगी? ऐसे सभी सुलगते हुए सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में मेरे साथ है यूपी के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य जी। मौर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आमने सामने में। आपसे बात करके हमेशा बहुत मजा आता है। वो इसलिए क्योंकि आप खुले दिल से और बड़े बेबाकी से अपनी बात को रखते हो। तो इसीलिए मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि चुनाव आयोग ने वर्चुअल चुनाव की इजाजत दी है। 15 तारीख के बाद डिसाइड होगा कि क्या होगा। अब आपके सामने जो सबसे बड़ा आप लोगों के सामने सवाल है वो नहीं कि ये जो आप समाज के आखिरी वोटर तक कैसे पहुंचेंगे, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट की दुनिया से वो कटा हुआ है, उसके पास पहुंचने के लिए बीजेपी का क्या प्लान है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं सबसे पहले तो चुनाव के तिथियों के ऐलान की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, उसकी घोषणा की गई। मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि लोकतंत्र का यह उत्सव है और इस उत्सव में हर प्रदेश का मतदाता उसका हिस्सा बनना चाहता है। निश्चित तौर से भारत के स्वतंत्रता के बाद शायद ये पहला अवसर होगा जब वर्चुअल तरीके से अथवा 5 लोगों की टीम ही एक साथ निकल करके चुनाव प्रचार के लिए लोगों से संपर्क कर सकेगी। अभी 15 जनवरी के लिए ऐसी बात चुनाव आयोग ने कही है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन तंत्र है वो बहुत मजबूत है। हम बूथ स्तर तक ही नहीं है, हम बूथ का जो मतदाता सूची होती है उस मतदाता सूची के आगे भी जो पृष्ठ होते हैं उसको हम लोग पन्ना प्रमुख कहते हैं। तो हम पन्ना प्रमुख तक हैं और पन्ना समिति तक भी हैं। तो हमारा बूथ स्तर तक, पन्ना स्तर तक हमारे पास कार्यकर्ताओं की टीम है। हमारे कार्यकर्ता लगातार 5 वर्ष तक जनता के बीच में रहे हैं, लगातार जनता के सुख और दुख का हिस्सा बने हैं। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार अर्थात डबल इंजन की सरकार के माध्यम से प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेशवासियों के उन्नति के लिए, प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, गुंडा राज को खत्म करने के लिए, माफिया राज को खत्म करने के लिए जो वादा 2017 में हम करके आए थे उसमें से सब लगभग पूरा करने का प्रयास हुआ है और उसका परिणाम आम जनता महसूस कर रही है। ठीक है, आपकी बात मैं समझ रही हूँ। प्रचार की अनुमति जी वर्चुअल हो या एक्चुअल हो। जी मौर्य जी, आपकी बात मैं समझ रही हूँ कि बीजेपी संगठन में कहा कि बहुत बड़ी है। हाँ, लेकिन संगठन में हुंकार भरने की बात, और उसमें जो हुंकार जो भरा जाता था जब मोदी जी की चुनाव रैलियां होती थी और अमित शाह जी की होती थी या आप लोगों की होती थी, तो एक नया समा बनता था। वो इस बार तो फिर मिस होगा ना? नहीं, देखिए 2 चीजें होती हैं। निश्चित तौर से अगर खुली सभाएं करने की अनुमति होती है तो विशालतम जनसभाएं होती हैं और उसमें हमारे सर्वोच्च नेता भी आते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आते हैं, हमारे गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी भी आते हैं, कई हमारे प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता माननीय मुख्यमंत्री गण हैं वह भी आते हैं, हम लोग भी जाते हैं। लेकिन अगर आज कोरोना की जो नई एक तरह से संक्रमण की महामारी की परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उसमें चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है वह नागरिकों की सुरक्षा भी हमें पहले ध्यान में रखनी चाहिए। वो हमारे मतदाता ही नहीं, हमारे प्रदेश के नागरिक भी हैं। अगर वो महामारी का शिकार होते हैं तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के नाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमें भी कष्ट होगा। इसलिए हमारा प्रयास यही है कि हम किसी भी हालत में जो चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं, गाइडलाइन बनाई है, उसके हिसाब से भी हम लोगों को चुनाव प्रचार में जाना है। 15 जनवरी तक प्रतीक्षा कर रहे हैं, 1 सप्ताह का मामला है। समीक्षा होगी, अगर आगे कुछ और सुविधा मिलती है और ढील मिलती है या कोरोना की परिस्थितियां और ठीक हो जाएंगी
तो फिर जैसे पहले प्रचार होता था एक्चुअल तरीके से फील्ड में जा करके वो प्रचार करेंगे, अन्यथा घर घर संपर्क करेंगे, घर घर मतदाता के बीच में जाएंगे। समाजवादी पार्टी के लीडर हैं अखिलेश यादव, उनका ये कहना है कि वर्चुअल इलेक्शनरिंग के लिए अगर सिस्टम किसी पार्टी का मजबूत ना हो तो चुनाव आयोग को फंड करना चाहिए, उसको व्यवस्था करनी चाहिए। तो अखिलेश यादव के इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017, 2019 अब 2022 का चुनाव जीतने जा रही है। जनता का आशीर्वाद और समर्थन, हमारे कार्यकर्ताओं का दिन रात जो परिश्रम हुआ है उसके कारण से और केंद्र और प्रदेश सरकार की तमाम सारी योजनाओं के माध्यम से जो लोगों को लाभ पहुंचा है, उसमें श्री अखिलेश यादव जी को तो यह पता है कि उनकी अभी 2022 में तो वापसी की कोई संभावना नहीं है। वो अपनी 27 की तैयारी भी शुरू कर रहे हैं, जो इंटरनल मुझे उनके खेमे से जानकारी मिलती है। लेकिन उन्होंने चुनाव की तिथि घोषणा होने से पहले जो बात उन्हें 10 मार्च को कहना चाहिए था, उन्होंने 8 जनवरी को कह दिया। यानी चुनाव से पहले उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर लिया। उनके साहस की सराहना करते हुए इस बात के लिए मैं उनको बधाई देता हूं। पर एक बात बताइए, आपने कहा कि आपको समाजवादी पार्टी के पास गुंडे हैं, माफिया हैं, अपराधी हैं, जमीन पर कब्जा करने वाले हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है। उनका सत्ता में आने का लक्ष्य ही रहता है कि सत्ता में आओ और प्रदेश को लूटो। तो एक बात बताइए, पार्टी का लक्ष्य रहता है सत्ता में अगर आओ तो सेवा करो और जिन लोगों ने लूटा उसको बाहर निकालो। अच्छा, तो एक बात बताइए मुझे कि ऐसी पार्टी में क्या आपने अपने जासूस घुसा रखे हैं, जो आपको वहां से खबर मिल रही है कि उन्होंने अभी से ही डिक्लेयर कर दिया है कि 2027 की तैयारी करनी है? मतलब आपके जासूस वहां भी घुसे हुए हैं क्या? देखिए, मेरे जासूस नहीं घुसे हुए हैं, लेकिन हर दल में हर व्यक्ति के केवल राजनीतिक दृष्टि से प्रतिद्वंदी तो जरूर होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं। और जो व्यक्तिगत संबंध वाले हैं वो कई लोग ऐसा बताते हैं कि अखिलेश जी हार मान चुके हैं और वो मानते हैं कि 22 तो हमारे हाथ से निकल गया, अब 27 में देखेंगे। तो वो बताऊं चाहे ना बताऊं, मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें 2022 के चुनाव में भी जीतने जा रही है। फिर कमल खिलने जा रहा है। ये कमल का फूल केवल भाजपा का चुनाव निशान नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में सुशासन का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है, 24 करोड़ लोगों के सुरक्षा का प्रतीक है। अच्छा, ये माताओं बहनों की सुरक्षा, स्वावलंबन का प्रतीक है, शिक्षा का प्रतीक है। तो एक बात बताइए कि जो आपके सहयोगी उनके दल में हैं और जो आपके कुछ शुभचिंतक उनके साथ में हैं, तो वो अखिलेश यादव को कितनी सीटें दिलवा रहे हैं? जो मुझे लगता है कि वो क्या कर रहे हैं वो तो देखेंगे चुनाव के मैदान में, लेकिन मेरा मानना है कि अगर श्री अखिलेश यादव जी 2017 में 47 विधायक उनके जीते थे, अगर फिर से वो 47 विधायकों को जिता लेंगे तो उनकी उपलब्धि होगी। कांग्रेस अपने 7 विधायक जिता पाई थी पिछली बार, सपा से गठबंधन था इनका 2017 में, अगर वो 7 को भी वापस ला पाएंगे तो उनकी उपलब्धि होगी। बसपा 19 विधायक इनके जीते थे, अगर ये 19 विधायक जीत करके उनके भी आ पाएंगे तो उनकी उपलब्धि होगी। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है। गरीब हो, अमीर हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब आज भाजपा के पक्ष में खड़े होकर के भाजपा का कमल खिलाना चाहते हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास केवल नारा नहीं, यथार्थ की धरती पर उन्होंने अपने जीवन में उस रूप में कार्य देखा है, उस रूप में लाभ प्राप्त किया है, इसलिए वो हमारे साथ हैं। एक बात बताइए कि अखिलेश जी तो ये कह रहे हैं कि वो 400 सीटें जीत रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था वो 400 सीटें नहीं, वो 400 कुर्सियां होंगी जो किसी टेंट हाउस से उनको मिल सकती हैं। जनता समाजवादी पार्टी को कभी भी उत्तर प्रदेश में 400 सीटों का स्वप्न देख सकते हैं, जैसे मुंगेरी लाल देखते हैं, लेकिन यथार्थ की धरती पर समाजवादी पार्टी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती। अच्छा, एक बात बताइए, 2019 में सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस सब गठबंधन में थे जी, लेकिन उसके मौर्य बाद जी एक उनको बात पराजय का बताइए, सामना करना पड़ा। आपने पूरे इस प्रदेश की राजनीति को या देश की राजनीति को भी बहुत अरसे से देखा है, उसके साथ काम किया है, जिया है। ये बताइए कि ये चुनाव जो है अगर ये बाइपोलर हो गया तो किसको फायदा होगा? क्योंकि जो कहा जा रहा है कि आज की डेट में ये सपा बीजेपी वर्सेस सपा है,
मतलब 2 धड़ों में ही चुनाव हो रहा है। इसमें हमेशा ये देखा गया है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसको ही खामियाजा मिलता है। तो ये आपको क्या लगता है कि बीजेपी को ये बाइपोलर होने के कारण इसका कोई लॉस होगा? नहीं, हमें लॉस इसलिए नहीं होगा कि सत्ता में रह करके जो शोषण करते हैं, सत्ता में रह करके जो शासन का प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं, सत्ता में रह करके जो भ्रष्टाचार करते हैं, गरीब का भी हिस्सा खा जाते हैं, गरीब की कल्याण की योजनाओं को भी गरीब तक नहीं पहुंचने देते हैं, 5 जिलों को वीआईपी बनाते बाकी 70 जिलों को भूल जाते हैं, एक जाति एक समुदाय को अपना मतदाता मान करके उसके लिए काम करते बाकी प्रदेश की जनता को नकार देते हैं, तो उनके खिलाफ नाराजगी होगी। हमारी सरकार ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिससे लोग हमसे नाराज हों। जहां तक सपा के बारे में आप बात कर रही, मैं आपको उसके लिए भी स्पष्ट कर दूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में विपक्ष में कोई ऐसा दल दिखाई नहीं दे रहा है जो लड़ाई में हो। आपको कोई ना कोई विपक्ष में दिखाना है, और जो हमारे अन्य मीडिया के मित्र हैं उनको भी किसी न किसी को दिखाना है, तो वो सपा को दिखा देते हैं, इसलिए सपा को लोग मान लेते हैं। लेकिन सपा भी कहीं लड़ाई में मुझे दिखाई नहीं देती। चाहे आज की डेट में कह सकता हूं वह वोट बैंक जो सपा मानती थी कि यदुवंशी उनके वोट बैंक है, मैं कहता हूं यदुवंशी मेरे वोट बैंक है, रविदास वंशी मेरे वोट बैंक है। जो इस प्रदेश के अंदर जातिवाद की राजनीति करते थे, जिनके वोट लेकर के सत्ता में पहुंचते थे, उनके साथ न्याय नहीं किया सत्ता में रह करके, इसलिए आज उनका सबका भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है जी। लेकिन एक बात बताइए मौर्य जी कि आप ही लोगों का नारा है कि 100 में 60 हमारा है, बाकी 40 में बंटवारा है। तो ये बाकी 40 कौन है जिनको आप नहीं मानते, जो कि आपके साथ नहीं है? नहीं, आपने मेरे नारे को अधूरा कह दिया है। 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। ये आप जोड़ रहे हैं। देखिए वास्तुस्थिति तो यही है। 3 लाइन जोड़ लीजिए। मैं जोड़ नहीं रहा हूं। ऐसा नहीं है। वास्तविक स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने की जिम्मेदारी प्रदेश की जनता ने अपने हाथों में ले रखा है। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ उनको लगता है भाजपा है तो खुशहाली है, भाजपा है तो विकास है, भाजपा है तो रोजगार है, भाजपा है तो कानून व्यवस्था दुरुस्त है, भाजपा है तो दंगा नहीं होगा, भाजपा है तो यूपी में किसी को पलायन नहीं करना पड़ेगा, भाजपा है तो जो गरीब कल्याण की योजनाएं उस तक पहुंचेगी उसमें भ्रष्टाचार नहीं होने पाएगा, भाजपा है तो 24 घंटे बिजली आएगी, भाजपा है तो सड़क बनेगी, भाजपा है तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में नल से जल पहुंचेगा, भाजपा है तो किसान सम्मान निधि मिलेगी, भाजपा है तो उनको अनेक योजनाओं का लाभ मिलेगा। अगर भाजपा नहीं है तो सब लोग जाएगा, ये लोग जानते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार जाति कोई रोल प्ले नहीं करेगी? इज दैट व्हाट यू मीन कि इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में जातियों का कोई रोल नहीं होगा? हमने बहुत बड़े पैमाने पर 3 लगातार चुनावों में विजय प्राप्त करके जातिवाद की राजनीति को विकासवाद की राजनीति को लेकर के आए हैं। अभी जो बचा है, हम निश्चित तौर से 2022 में फिर सरकार बनाएंगे, 27 में फिर सरकार बनाएंगे। केंद्र की अभी हमारी सरकार जब 24 का चुनाव होगा, 24 में फिर सरकार बनाएंगे। भाजपा की सत्ता का मतलब है जातिवाद की राजनीति का अंत और भ्रष्टाचार की राजनीति का अंत, विकास की राजनीति का एक युग जो प्रारंभ हुआ है, जिसे युवा पीढ़ी बहुत उसका वेलकम कर रही है, स्वागत कर रही है। तो तमाम जातिगत क्षेत्रों में, गरीब हो अमीर, मैंने कहा किसान हो मजदूर हो, जातिगत संवाद क्यों करते हैं? सम्मेलन क्यों? कभी ब्राह्मण सम्मेलन, कभी मौर्य सम्मेलन, कभी कुशवाहा सम्मेलन, ये क्यों कर रहे हैं? नहीं, समाज का जो भी हिस्सा है, ये कहना गलत है कि समाज के अंदर जो समाज लोग रहते हैं अलग अलग उपनामों से, उनको हम एकत्र ना बुलावें, ये मर्यादित नहीं है। हम उनको एकत्र बुला करके उनको बताते हैं कि पहले कुछ लोगों के पास सत्ता रहती थी, परिवारों के पास सत्ता रहती थी, गुंडों अपराधियों के पास सत्ता रहती थी, लेकिन आज सत्ता का मालिक तो प्रदेश की एक एक जनता है। और उनको बताना किस प्रकार से हिस्सेदारी दिया जा रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से, आदरणीय योगी जी किस प्रकार से नेतृत्व वाली सरकारों में हम कैसे लोगों को लाभ देने का काम किए, हम अब जो काम किया है उनको बताने के लिए हम बुलाते हैं, बताते हैं। क्योंकि विपक्ष गुमराह करता है, झूठ बोलता है, अफवाह फैलाता है, माहौल खराब करता है, इसलिए उनको वह सच बताना
ये हमारा दायित्व भी है और हमें यह करना राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते, दल के नाते हमारा कर्तव्य भी है। तो क्या ये कहा जाए कि जालीदार टोपी और लुंगी वाले कहें तो सब अच्छा, और कोई दूसरा करे तो और कहे तो बुरा, हम करे तो वाह वाह, दूसरा करे तो बेवफा? अनुराधा जी, आपको शायद संज्ञान में नहीं है, ये जो जालीदार टोपी और लुंगी छाप गुंडों की मैं बात किया हूं, उस त्रासदी को मैं आपको बात भी नहीं कर सकता। एक आप मातृशक्ति से आती हैं, जो वेदना, जो पीड़ा वहां जहां के लोगों के बारे में, जहां के सम्मेलन में मैंने इस बात को कहा है, उस बात को वहां का बच्चा बच्चा जानता है। किस प्रकार से वहां उत्पीड़न, किस प्रकार से अराजकता, किस प्रकार से लोगों को अपमानित करने का काम, किस परिस्थितियों में लोगों का जीवन था, वह जो जानता है वह उस बात को वेलकम करता है। लेकिन जो नहीं जानते हैं, जैसे आप दिल्ली में हैं, आपको उसका अंदाजा नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कैसी अराजकता थी, और उस अराजकता के कारण कैसे लोगों का, जैसे आईसीयू में पड़ा हुआ कोई मरीज हो, वैसे आईसीयू में पड़ा हुआ प्रदेश था और प्रदेश की जनता थी। उनको डर भय सताता था। आज उस डर भय से लोग बाहर निकले हैं, और उसमें यह नहीं कि केवल हिंदू, मुसलमान भी, हमारी योजनाओं का लाभ केवल हिंदू नहीं पाते, मुसलमान भी पाते हैं। हमारा नारा है गरीब गरीब एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। लेकिन विपक्ष चस्पा करने की कोशिश करता है कि एक स्टिकर चस्पा कर दो कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की विरोधी है। पहले भाजपा को कहते थे ये पिछड़ों की विरोधी है, पहले भाजपा को कहते दलितों की विरोधी है। आज सारे जब पिछड़ा, अगड़ा, पिछड़ा, दलित की त्रिवेणी जिसको कह सकता हूं मैं, गंगा यमुना सरस्वती मैया के संगम की तरह, तो यह सारे लोग अब घबरा रहे हैं। तो अब हिंदू और मुसलमान के बीच की दीवार खड़ी कर रहे हैं। लेकिन सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी मौर्य जी खड़ा ही नहीं करती। मौर्य जी पिछली जाति का हिस्सा है। मौर्य जी पिछली जाति के लोग तो ये कहते हैं कि 2017 में उन्होंने आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था और उनके साथ तो धोखा हो गया। तो इस बार भी क्या केशव प्रसाद मौर्य किस रोल में रहेंगे? वो केशव के ही रोल में रहेंगे या मौर्य के रोल में जाएंगे? केशव तो केशव के रोल में ही रहेंगे, लेकिन प्रदेश का जो पिछड़ा वर्ग है, यह भी एक बहुत अच्छे तरीके से विपक्ष के लोग झूठ फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं, अगर वह देश के प्रधानमंत्री हैं और जो ये अफवाह फैला रहे हैं, जिनको परिवार के बाहर कभी सोचना नहीं है, श्री अखिलेश यादव जी बतावें, वो मुख्यमंत्री पद से अपनी दावेदारी वापस लेते हैं क्या? किसी अति पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री घोषित करेंगे? नहीं कर सकते। उनके पास तो इतना भी साहस नहीं हुआ कि जब बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, का निधन हो गया तो उनको अंतिम विदाई देने के लिए नहीं गए। तो पिछड़े वर्ग के नेता को, जिनको अंतिम विदा देने के लिए भी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण जो लोग नहीं गए, वो मुझ पर दया दिखाते हैं। उनकी पार्टी के अंदर तमाम ऐसे मेरे जैसे तमाम उनकी पार्टी के अंदर थे, लेकिन क्या किसी को उन्होंने, जब इनकी सरकार थी, किसी को डिप्टी सीएम भी बनाया क्या? इन्होंने न बनाए हैं, न बना सकते हैं। केवल अफवाह फैला करके, गुमराह करके, झूठ बोल करके मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, जिन्हें हम कभी सफल नहीं होने देंगे। तो इसका मतलब ये माना जाए कि आज भी माध्यम से मैं भी पूरे प्रदेश में जाता हूं। तो इसका मतलब ये माना जाए कि केशव प्रसाद मौर्य आज भी केशव के ही रोल में रहेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के रोल में नहीं आएंगे। मतलब उन्होंने मान लिया कि मैं ठीक हूं, जहां भी हूं, मैं जैसा भी हूं, सब ठीक है। नहीं, देखिए, ये हमारी पार्टी में जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति ये नहीं तय करता है किसे क्या रहना है, किसे क्या नहीं रहना है। हमारी पार्टी में, हमारा पार्टी का इतना सशक्त और मजबूत, सभी राजनीतिक दलों से बड़ा और परिपक्व नेतृत्व है, वह तय करता है। और जो हमारा नेतृत्व तय करता है, मुझे विधायक बनाना था विधायक बनाए, मुझे सांसद बनाना सांसद बनाए, मुझे अध्यक्ष बनाना था अध्यक्ष बनाए, मुझे डिप्टी सीएम बनाना था डिप्टी सीएम बनाए। आगे जो भी पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि मुझे क्या करना है। मैं तो भाजपा का सिपाही हूं, कार्यकर्ता हूं, प्रदेश की जनता का सेवक हूं, और सेवक का जो धर्म होता है, उसको हम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 5 वर्षों से बहुत जिम्मेदारी से निर्वाह किए हैं, और इसी का डंका बज रहा है, इसीलिए विपक्ष घबराया हुआ है। तो अभी एक सोशल मीडिया पर बहुत खबर वायरल थी कि थोड़े दिन पहले आप दिल्ली जब आए तो मोदी जी आपसे अलग से मिले, अमित शाह जी आपसे अलग से मिले, तो
कुछ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी समझी जा रही है अपने लीडर्स के साथ। नहीं, मैं तो कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सर्वोच्च पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, उनका आशीर्वाद मिल जाए, मैं उनके पास गया तो ये तो मेरा दायित्व भी है, और उनकी इतनी व्यस्तता में कुछ मिनट मुझे मिल जाए ये बड़ी बात है। मेरे माननीय गृह मंत्री जी, मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरे माननीय रक्षा मंत्री जी, मेरे माननीय नितिन गडकरी जी सहित जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनसे मिलना यह हर कार्यकर्ता का दायित्व होता। मैं ही नहीं, पार्टी के लगभग एक एक करके सभी जो नेता या कोई कार्यकर्ता कभी दिल्ली जाते हैं, समय मिलता है तो मिलते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, कैसे अच्छा काम और हम प्रदेश के अंदर करें। अच्छा, आप कैसे हम और संगठन मजबूत करें, कैसे अनंत काल तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रहे। आप चूंकि केशव की भूमिका में हैं, तो केशव जो थे वो महाभारत के रण में स्ट्रैटेजाइज करते थे। वो बोलते थे अर्जुन तीर यहाँ चलाओ, अर्जुन तीर वहां चलाओ। तो मैं यही समझना चाह रही हूँ कि आपने अपने अर्जुन को यानी योगी जी को क्या सलाह दी है कि वो मथुरा से चुनाव लड़े या अयोध्या से? आप भारतीय जनता पार्टी सपा बसपा कांग्रेस की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि मैं किसी को कह दूं या माननीय योगी जी किसी को कह दें कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। उसका एक सिस्टम बना है और उस सिस्टम के अनुसार पार्टी का संसदीय बोर्ड है, वो जिसको जहां से लड़ाना चाहता है वहां से फैसला हो जाता है, और जिस कार्यकर्ता को जहां से लड़ा दिया जाता है वहां जाके लड़ते हैं। जिसको कहा जाता है कि आपको चुनाव नहीं लड़ना, आपको लड़ाना है, वो चुनाव लड़ाते हैं। तो ये तो पार्टी का नेतृत्व तो तय करेगा कि आदरणीय योगी जी कहां से लड़ेंगे, केशव प्रसाद कहां से लड़ेंगे, या अन्य जो हमारे नेता या विधायक सांसद हैं वो कोई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, वह उनका विषय हम नहीं तय करते। लेकिन अगर पार्टी का एक आपको ये चॉइस दी जाए कि आप बताइए, केशव प्रसाद मौर्य जी, आप बताइए कि आपके लीडर, आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़े, तो अयोध्या या मथुरा, उनमें से आप क्या डिसाइड करेंगे? ये तो काल्पनिक सवाल है, ऐसा जब पूछेंगे तब मैं बताऊंगा, लेकिन ऐसे काल्पनिक सवाल का मैं कैसे कोई जवाब दे सकता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बन गया, अब मथुरा पर आप लोगों का ध्यान केंद्रित है, बार बार आप लोग वहां जा रहे हैं, तो क्या ये चुनावी शगुफाई है या सही में मथुरा पर काम शुरू हो रहा है? जब श्री राम लला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य नहीं प्रारंभ हुआ था, तब तक हमारे सारे विपक्षी मित्र लोग जो है यही कहते थे भारतीय जनता पार्टी श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मुद्दे को खड़ा करके चुनावी लाभ लेना चाहती है। आज रामलला का भव्य मंदिर बन करके तैयार हो रहा है तो हमारे उन्हीं विपक्षी साथियों की छाती फट रही है। औरंगजेब के समय जो बाबा विश्वनाथ जी के धाम को तहस नहस किया गया था, एक छोटे स्थान पे बाबा विश्वनाथ जी विराजमान थे, आज भव्य बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन करके तैयार हो गया और वहां पर लाखों लाख की संख्या में शिव भक्त आकर के अब दर्शन करते हैं तो उनको गर्व की अनुभूति होती है। तो अगर अयोध्या जी का विकास हो गया, काशी का विकास हो गया, प्रयागराज में 24 करोड़ लोगों ने प्रयागराज के कुंभ में डुबकी लगा करके प्रयागराज का विकास हो गया, तो मेरे कन्हैया की जन्मभूमि का विकास क्यों नहीं होना चाहिए? कन्हैया जी के मथुरा वृंदावन का विकास क्यों नहीं होना चाहिए? उस विकास के बीच में से कोई अगर कुछ और निकालना चाहता है तो ये उसके दिमाग की, उसकी सोच की जो सीमा है उसके हिसाब से वो सोचता है। हम तो यह मानते हैं कि हमारे समस्त तीर्थ स्थलों का विकास होना चाहिए और मेरे कन्हैया की जन्मभूमि का भी विकास होना ही चाहिए। तो अखिलेश आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोग कैंची जीवी हैं, उन्होंने कोई काम को शुरू किया, आप लोग जाकर के उसका फीता काट देते हैं, रिबन काटने वाले आप लोगों को उन्होंने आपका नाम कैंची जीवी रखा है। मैं श्री अखिलेश यादव जी को कैंची जीवी तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनको ये जरूर कहूंगा एक उनको लाइलाज रोग हो गया है। अगर श्री अखिलेश यादव जी ने कुछ किया होता, वो मुख्यमंत्री थे तब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, हमारे 73 सांसद यूपी से जीत करके गए थे और जब 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तब भी वो मुख्यमंत्री थे और हमारी पार्टी ने 325 विधानसभा सीटों पर विजय प्राप्त किया। और 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, सपा बसपा कांग्रेस लोकदल सब मिल गए, तब भी हमारे 64 सांसद यूपी से जीत करके गए। उनको अपने बारे में विचार करना चाहिए कि जनता उनको नकार क्यों रही है, जनता उनको अस्वीकार क्यों कर रही है। अगर उन्होंने काम किया होता तो जीत करके वापस आते, अगर सत्ता के नाते काम किया होता तो फिर सत्ता में आते।
विपक्ष के नाते काम किया होता तो हमें 2019 में विजय प्राप्त करने से रोक लेते, लेकिन ना वो सत्ता के लायक हैं और ना वह विपक्ष के लायक हैं। जनता ने उनको इसी स्थिति में देखा है, इसलिए समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगियों को नकार देने का काम किया। लेकिन एक बात बताइए, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि केशव यानी कृष्ण जी उनके सपने में आते और कह रहे हैं कि 2022 उन्हीं का है, 2022 में मुख्यमंत्री वही बनेंगे। ऐसा उनको सपने में श्री कृष्ण आके बोल के गए। मैं मानता हूं कि जो मैं अंदर खाने की आपको खबर कुछ उनके शुभचिंतक, उनके साथ बैठने वाले, हम लोगों के साथ बैठने वाले भी जो बताते हैं, उसमें यही बताए होंगे। भगवान कृष्ण से सपने में आए कि नहीं आए मैं तो जानता नहीं, तो श्री अखिलेश जी जाने। लेकिन अगर उनके सपने में आए होंगे तभी बताए होंगे कि अखिलेश जी अब 2022 में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए 27 की तैयारी करो। अब 27 की तैयारी करने के बाद क्या बचेगा और उनको सपने में भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे, वह उनसे ही पूछेंगे सवाल तो वही सही उत्तर देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आए होंगे तो उनको बताए होंगे कि अखिलेश बाबू तुम्हारा समय 2022 में नहीं 27 में अगर कुछ प्रयास करना है तो करिएगा, क्योंकि अभी कमल के फूल का समय है। माननीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार के काम किए गए काम का समय है, भारतीय जनता पार्टी सरकार के सुशासन का समय है। अभी साइकिल पंचर है, उसका कोई मैकेनिक 2022 में आकर के आपकी साइकिल को, समाजवादी पार्टी की साइकिल को ठीक नहीं कर सकता। तो एक बात बताइए कि जितनी तलखी अखिलेश यादव या सपा के लिए है, उतनी तलखी आप लोगों की मायावती के लिए नहीं दिख रही है। आप लोग मायावती जी के बारे में कुछ नहीं बोलते, बीएसपी के बारे में कुछ नहीं बोलते। तो क्या कोई भीतर खाने डील वील हो गई है क्या? जब मैं बोलता हूं सपा, बसपा, कांग्रेस, या तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये तीनों भाजपा विरोधी हैं, या सब हमारे खिलाफ मिलकर के लड़ चुके हैं, हार चुके हैं, जनता ने इनको नकार दिया है। इसलिए चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, और चाहे इनका कोई सहयोगी दल हो, उन सबके बारे में मैं बोलता हूं। चूंकि आप सपा पर सवाल कर रही हैं, इसलिए मैं सपा पर जवाब दे रहा हूं। अन्यथा भाजपा के विरोध में जो राजनीतिक दल चुनाव के मैदान में है, हम उन सब दलों के खिलाफ बोलते हैं और हमारी डील करने की जरूरत नहीं। हमारी एक ही डील है उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता से कि हम आपकी सेवा में कोई कमी ना होने दिए हैं और ना कोई कमी होने देंगे। चलिए, तो केशव प्रसाद मौर्य जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बेबाकी से बात की और आप लोग वर्चुअल कैंपेन के मोड में आ चुके हैं, ये लग रहा है, तो आपको बहुत साधुवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे आमने सामने में उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और भाजपा के लीडर केशव प्रसाद मौर्य आमने सामने में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।